नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए ज़रूरी है, उसमें 100 मार्क्स की तैयारी के लिए दिगंत भाग 2 के चैप्टर 2 उसने कहा था कहानी का सारांश सबसे आसान भाषा में समझने वाले हैं। साथ ही इनके रचनाकार यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आसान परिचय देखने वाले हैं। तो यह आसान भाषा में वीडियो होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले यह समझिए कि आपके एग्जाम यानी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय दीजिए, या इसी सवाल को थोड़ा घुमाएगा और पूछ देगा उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय दीजिए। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि उसने कहा था एक कहानी है और इसके लेखक गुलेरी जी हैं और इनका परिचय संक्षिप्त में देना है। ऐसा भी कुछ पूछ सकता है और ऐसा भी पूछ सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी के लेखक का संक्षिप्त परिचय दो। यानी सवाल एक ही है कि इनका परिचय देना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, थोड़ा उलट फेर करके पूछ सकता है। सिंपल जवाब हमारा होगा कि लेखिक परिचय में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हिमाचल प्रदेश राज्य कंगड़ा गुलेर गांव में हुआ था, और गुलेर गांव से ही उनका नाम गुलेरी जी पड़ा है, यानी इनके नाम से उनके गांव का नाम, तो याद आसानी से हो जाएगा। लेकिन उनका लालन पालन यानी कि भरण पोषण राजस्थान के जयपुर में हुआ था, और हाँ, अभी मैं राजस्थान में ही हूँ। स्कूली शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद तथा कोलकाता के विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा आपको नॉइज आ रहा होगा इधर उधर से गाड़ी आने जाने का। रोड के 100 मीटर बगल में बैठ के मैं यह वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आप अंत तक देखिए और समझिए। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। उन्होंने सुखमय जीवन तथा बुद्धू का कांटा जो 1911 में प्रकाशित हुआ, यह भी याद रखना है। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ, जिसके बारे में हम लोग आज सारांश में समझेंगे। उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हो गई। यह चीज़ इम्पोर्टेंट है, जन्म मरण, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी इसमें जरूरी रचनाएं हैं उसको याद करना है। आगे देखिए कहानी यानी जिसे हम लोग देखेंगे समझेंगे, उससे मिलते जुलते सवाल परीक्षा में कैसे पूछे जा सकते हैं, और यह 2024 में पूछा भी गया है, तो यह ज़रूरी आप मान लीजिए कि 2026 में आ सकता है। हम लोग अंतिम समय में गेस करेंगे, उसमें से आपको 5 प्रश्न जरूरी जो होंगे हम लिखा देंगे, या 10। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखो। उसने कहा था कहानी का मर्म स्पष्ट करें, या फिर ऐसे पूछ सकता है मर्म स्पष्ट यानी कि उसके केंद्रीय भाव को लिखें। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी का सारांश लिखें। सवाल सेम है कि सारांश आपको लिखना है, लेकिन थोड़ा घुमाएगा, आपको समझ करके उत्तर देना है। और उत्तर कुछ इस प्रकार से आसानी से मैं समझा दूंगा कि आपको एकदम लगेगा एक हलवा। वैसे सारांश शुरू होता है, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचनाओं में से है। तो इसे याद रखना है, इसके द्वारा लिखी गई है। वैसे कहानी यहाँ से शुरू होती है अमृतसर के चौक बाजार से, जो कहाँ है, पंजाब में है, जहाँ एक 8 वर्ष की सिख बालिका और 12 वर्ष का सिख बालक एक दुकान पर मिलते हैं। यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इससे मिले सीख वास्तविक जीवन में काम आते हैं। समझिएगा, शब्द कठिन होते हैं, उसका मीनिंग एकदम आसान। यह तो संजोग की बात कही जाएगी। कहानी अब शुरू होता है कि दोनों अपने मामा के घर आए थे। जब बालक और बालिका दुकान पर मिलते हैं तो दोनों के बीच छोटी मोटी बातें होती हैं। जैसे कोई भी बच्चा मिलता है आपस में तो बातें होती हैं। अब 18 वर्ष 20 वर्ष के लड़के लड़की एकदम सहज रूप से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा होता है सामाजिक डर, लड़की लड़का होने का थोड़ा अपना भेदभाव। आगे समझिए, एक दिन बालक बालिका से मुस्कुरा कर पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई यानी सगाई हो गई। मन ही मन लड़का लड़की से प्रेम करता था। सगाई हो गई यानी जो अंगूठी एक दूसरे को पहनाकर रस्म पूरा किया जाता है, वही बात हो रहा है। तो बालिका आंख चिढ़ाकर धत कहकर भाग जाती है। बालक मुंह देखता ही रह गया। दूसरे दिन लड़की मतलब एकदम से
ऐसे चिढ़ा कर भागी थी कि वह ना बोल रही हो सीधे सीधे। दूसरा दिन क्या हुआ, वही बात हुई। एक दिन जब बालक बालिका से वही प्रश्न करता है, फिर कभी मिलता है, तो बालिका उससे विरोध में उत्तर देती हुई कहती है, हाँ हो गई, ये देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू। बस इतना बोलती है और चल पड़ती है। यह सुनते ही मानो लड़के पर वज्रपात होता है, यानी मानो उस पे कोई तीर उसके छाती में घोंप दिया। वह किसी को नाली में ढकेलता है, किसी को छाबड़ी वाले के छाबड़ी को ढकेल देता है। यानी कि जब कोई दौड़ता है रोते बिलखते या किसी दर्द के वजह से, तो किसी न किसी से टक्कर खाता ही है, तो वैसे ही है वो। लेकिन वो जानबूझ करके किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी का दूध वो नाली में ढकेल देता है, किसी कुत्ते को पत्थर से मार देता है। ले भाई, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहा है। किसी सब्जी वाले के ठेले पर दूध फेंक देता है। सामने से आने वाली साधुनी, जो साधु महात्मा होते हैं, उसी में औरत जो होती हैं साधु महात्मा, उसे साधुनी बोला जाता है, उससे टक्कर खाता है तो गाली सुनता है। ऑब्वियस सी बात है, यानी सीधी सी बात है, आप किसी को बिना मतलब गाली दीजिए, टक्कर खाइए तो गाली खाइएगा ना। इसी कहानी का प्रथम भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। बालक का नाम लाना सिंह तथा बालिका का नाम बाद में, कहानी के 25 वर्ष बाद जो शुरू होता है, तब सूबेदारिन के रूप में वह आती है। नाम याद करना है। इसमें अब पैराग्राफ चेंज होता है। अब लेखक इस कहानी को 25 वर्ष बाद, जैसा कि मैंने बोला, शुरू करता है। जब लाना सिंह युवा हो गया, 25 वर्ष बाद वो युवा हो चुका है और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो चुका है। अब वह नंबर 77 राइफल में जमदार है, इसे याद करना है। और आगे देखिए, एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। अब हुआ क्या, वह जब आया था वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है। उनके द्वारा चिट्ठी आती है, फौज को लड़ाई के लाम यानी युद्ध पर जाना था, सभी फौज फौरन चले आओ, ऐसा कुछ लिखा था उसमें। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजरा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है और साथ ही साथ उनके बेटा बोधा सिंह को भी। आगे दोनों को भी लड़ाई के लाम पर जाना था, अतः साथ ही चलेंगे, कुछ ऐसा मतलब सूबेदार हजरा सिंह और लाना सिंह में बातचीत हुई। पैराग्राफ चेंज होता है। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था। हजरा सिंह लाना सिंह को बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। अब क्या बात हुई देखिए, जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लाना सिंह को कहता है, तुम्हें सूबेदारिन जानती है, यानी वे तुम्हें पहले से पहचानती है, वे तुमसे मुलाकात करना चाहती है, घर बुला रही है। ठीक है। इतना सुनते ही लाना सिंह को आश्चर्य होता है कि कभी बातचीत नहीं हुई, सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी रहा नहीं, फिर परिचय कैसे हो गया, कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो यही शंका लिए वह जब अंदर मिलने जाता है, तब सूबेदार ने उसे कुरमाई हो गई वाली बात बोल के 25 वर्ष पहले की बात दोहरा करके, घटना को याद दिला करके वह कहती है कि जिस तरह तुमने मुझे टांगे यानी घोड़ा गाड़ी के नीचे से बचाया था, ठीक उसी प्रकार मेरे पति और पुत्र, जो एकमात्र पुत्र है, उसकी रक्षा करो। वह उसके आगे अपना आंचल जब पसार कर यह चीज भिक्षा मांगती है, यह बात बोल के, तो यह बात लाना सिंह के मरम यानी दिल को छू जाती है कि भाई यह कैसी बात बोल दी। एक तो कभी मुलाकात हुई नहीं, जब बचपन में हमने इससे पूछा था तो एकदम धक्का के भाग गई थी और बोली थी हाँ हो गई है। पैराग्राफ चेंज होता है, फिर आगे कहानी बढ़ती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारिन के बेटे बोधा सिंह और पति हजरा सिंह को अपने प्राणों की चिंता किए बिना जान बचाई। इसमें वह क्या हुआ आगे हम लोग समझते हैं, पर इस कोशिश में वह स्वयं घायल हो गया। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके कमरबंद में जो गोली लगी हुई थी उसमें वे छिपते छिपाते, देखिए कैसे उसने अपने घाव को सूबेदार से छिपाते हुए पट्टी बांध ली थी और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों से भी मुकाबला किया। विजय श्री मिलने के बाद उसने सूबेदारिन के पति सूबेदार हजरा सिंह और बेटा बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और ऐसे बोला चलते हुए कि सुनिए तो, सूबेदारिन को मेरी चिट्ठी लिखना तो मेरा
माथा टेकना, यानी मेरा नाम से उसे बोलना कि यह उन्होंने भेजा है, लाना सिंह ने। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था, कहानी का यही जो नाम है फेमस है, उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब क्या किया, क्या उसने कहा था, यह वही जानती है और हम लोग जानते हैं, क्योंकि कहानी को हम लोग पूरा जानते हैं। उसने कहा था, और उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। फिर पैराग्राफ चेंज होता है। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था, कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा सिंह से पानी मांगा और कमरबंद जो मैंने बोला वह खोलने के लिए कहा, क्योंकि वह खून से पूरा तर था, उसे गोली लगी हुई थी। मृत्यु सन्निकट यानी बहुत नज़दीक होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई। और ऐसा अक्सर होता है कि इंसान जब अंतिम समय में होता है तो वह कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसे जीवन भर की याद आने लगती है। इस लाइन को बोलते हुए, यानी कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है, इसका आप व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या प्रश्न में हम लोग इसे देख लेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं। इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा हुआ 77 सिख राइफल का जमदार लाना सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की एक छोटी सी मुलाकात और उस मुलाकात में सूबेदारिन से हुए प्रेम के कारण ही उसने सूबेदारिन के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण यानी ध्यान में रखा और उसके पुत्र और पति की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी आपको यदि पसंद आया और अपने एग्जाम के लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स यहाँ पे मिले तो आप इसे सब्सक्राइब करें।